नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विपक्ष के यशवंत सिन्हा ने किया राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा महाराष्ट्र का सियासी संघर्ष, 11 जुलाई को फैसला। और मसूरी में लगी भीषण आग, करोड़ों राख। विपक्ष के नेता यशवंत सिन्हा ने आज राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नामांकन के दौरान राहुल गांधी सहित विपक्ष के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति पद के लिए आज यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन कर दिया। नामांकन के दौरान उनके साथ कांग्रेस के राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव आदि मौजूद रहे। नामांकन से पूर्व सभी विपक्षी नेता आवास पर एकत्र हुए और उनके साथ नामांकन के लिए पहुंचे। नामांकन से पहले यशवंत सिन्हा सहित अन्य नेताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। 24 जून को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दिग्गज नेताओं के साथ नामांकन दाखिल किया था। ऐसे में विपक्ष ने भी नामांकन के दौरान अपना दमखम दिखाया। उधर 17 विपक्षी दलों के साथ ही यशवंत सिन्हा को तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने भी समर्थन देने की बात कही है। यशवंत सिन्हा का मानना है कि उन्हें अभी और अदृश्य ताकतों का समर्थन मिलेगा। राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को मतदान होना है और 21 जुलाई को काउंटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बागी विधायक एकनाथ शिंदे की याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बीएस पादरीवाला की बेंच ने मामले की सुनवाई की। अब 11 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। महाराष्ट्र सरकार का सियासी संकट अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। बागी विधायक एकनाथ शिंदे की याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बीएस पादरीवाला की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। इस पर जवाब दिया कि विधायकों को धमकाया जा रहा है, शव वापस लाने की बात कही जा रही है। मुंबई में माहौल उनके अनुकूल नहीं है। शिंदे गुट ने कोर्ट से कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमत में है और वह राज्य की मशीनरी को तबाह कर रही है। शिंदे गुट ने सवाल किया कि जब डिप्टी स्पीकर को हटाए जाने का नोटिस पेंडिंग हो तो वो विधायकों को अयोग्य ठहराने का फैसला कैसे ले सकते हैं। इधर एकनाथ शिंदे गुट को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अब इस मामले में 11 जुलाई को फैसला होगा कि उन्हें डिप्टी स्पीकर के पास पेश होना होगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में शिवसेना डिप्टी स्पीकर का पक्ष भी सुना। सुनवाई के बाद कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल, महाराष्ट्र विधानसभा, शिवसेना विधायक दल के नेता अजय चौधरी, महाराष्ट्र पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। शिंदे गुट ने कोर्ट में कहा कि हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है और हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसे में हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो धमकी की बात कह रहे हैं उसे सत्यापित करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। एक याचिका में विधायकों ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया है। बागी विधायकों का कहना है कि शिवसेना नेताओं की ओर से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में उन्हें और उनके परिवार को जान को खतरा है। शिवसेना ने न केवल उनके घर परिवार से सुरक्षा वापस ले ली है बल्कि बार बार पार्टी कार्यकर्ताओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। याचिकाकर्ता के कुछ सहयोगियों की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है। विधायकों की याचिका में कहा गया है कि हमने अभी शिवसेना की सदस्यता नहीं छोड़ी है। सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट किया गया ताकि गुवाहाटी में बैठे बागी विधायक भी इसे देख सकें। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट न्यूज। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच अब एक नया घटनाक्रम सामने आया है। ईडी ने एक पुराने मामले में संजय राउत को 28 जून को पेश होने का नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के बाद शिवसेना सहित अन्य पार्टियां हमलावर हो गई हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम के बीच प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को समन जारी किया है। उन्हें पात्रा चाल जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 28 जून को संजय राउत को बुलाया है। 5 अप्रैल को इस मामले में ईडी ने राउत की संपत्ति अटैच की थी। ईडी ने इस मामले में महाराष्ट्र के बिजनेसमैन और राउत के करीबी प्रवीण राउत को फरवरी में गिरफ्तार किया था।
जिसके बाद इस केस में संजय राउत का नाम भी जुड़ा। उधर संजय राउत ने कहा कि उनका सिर भी कलम कर दिया जाए तब भी वे गुवाहाटी का रास्ता नहीं लेंगे। वहीं इसे लेकर शिवसेना, कांग्रेस, टीएमसी तक बीजेपी पर हमलावर हो गई। इधर ईडी का नोटिस मिलने के कुछ देर बाद ही उद्धव ठाकरे ने बागी मंत्रियों पर कार्रवाई कर दी। एकनाथ शिंदे समेत 9 मंत्रियों के विभाग छीन लिए। शिंदे का विभाग अनिल देसाई को सौंपा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भाजपा सरकार के 100 दिन के रोड मैप को रखते हुए उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलती है। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कहती है वे करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा पार्टी के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का विकास करना ही पार्टी की नीति है। स्पष्ट हो गई है अब उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में कि तुष्टीकरण, जाति, धर्म का सहारा लेकर अब प्रदेश और देश में बहुत लंबी राजनीति नहीं चलने वाली है। अखिलेश यादव जी ने, आजम खां जी ने जो बड़े बड़े वायदे किए, चुनाव को लेके बड़ी बड़ी बातें की, मेरे ख्याल अब उनको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता मोदी योगी के नेतृत्व को देश प्रदेश हृदय से स्वीकार कर रहा है। इस दौरान राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने 100 दिन के रोड मैप के बारे में विस्तार से जानकारी दी और दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। कि रोड मैप में जो भी कार्य दिए गए हैं उनको 100 दिन के अंदर निश्चित ही पूरा करके प्रत्येक मंत्री को प्रदेश की जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है। जैसे हमारा लक्ष्य था पिछड़े वर्गों की बच्चियों की शादियों के अनुदान के संदर्भ में मार्च के महीने में एप्लीकेशंस इनवाइट की गई थी और जो भी एप्लीकेशंस आई थी उसकी फिगर में मैं आपको भेज दूंगा। उस सब पर मेरे विभाग में 100% कार्रवाई जो 100 दिन के अंदर करनी थी उसको पूरी कर दी गई है। 3 छात्रावास पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 3 छात्रावासों का निर्माण कार्य पूरा करना था, जिसमें आजमगढ़, गोरखपुर और संत कबीर नगर 3 जिले सम्मिलित थे। सूचना के हिसाब से, विभागीय जानकारी के हिसाब से तीनों ही छात्रावासों का कार्य अंतिम रूप से पूरा हो गया है। कुछ छोटा मोटा कार्य अभी संत कबीर नगर में पूरा है, अधूरा है, वो 5 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। यानी पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत रोड मैप के जो भी इसके अलावा कार्य थे हम उसको अंतिम रूप तक पहुंच गए हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि दिव्यांगों के लिए विशेष स्कूल, छात्रावास, स्टेडियम के साथ ही उन्हें सशक्त करने की योजनाओं पर काम किया जा रहा है। नरेंद्र कश्यप ने कहा कि दिव्यांगों को हर संभव मदद यूपी सरकार द्वारा दी जाएगी ताकि एक भी प्रदेश में दिव्यांग असक्षम न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। अग्निपथ योजना के विरोध में आज देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह आंदोलन किया। गाजियाबाद की 5 विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेसियों ने विरोध दर्ज करते हुए राष्ट्रपति से योजना वापस लेने की मांग की। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में आज कांग्रेसियों ने देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन किया। गाजियाबाद में भी कांग्रेसियों ने 5 विधानसभा में सत्याग्रह कर विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस योजना को देश के नौजवानों को रोजगार देने के नाम पर सेना में भर्ती करने पर भ्रमित करने का आरोप लगाया है। जो योजना अग्निपथ के नाम से सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है, ये न केवल सेना को कमजोर करेगी बल्कि 21 वर्ष में रिटायरमेंट होकर उभरते हुए यंग इंडिया की तस्वीर को भी धूमिल करेगी और इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम सामने आने वाले हैं, जिसकी गंभीरता पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया। न इस पर कोई देश में जो एक व्यापक तौर पर, व्यापक स्तर पर चर्चा होनी चाहिए थी,
वो किया अपने मकसद को साधने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए। जो दुनिया में भारत की सेना नामचीन है, उसको कमज़ोर करने का षड्यंत्र ये सरकार कर रही है। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि इस योजना के माध्यम से सरकार देश के बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए गार्ड की व्यवस्था करने की मुहिम चला रही है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। 4 साल बाद रिटायर्ड होने के बाद युवाओं का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। योजना जो जवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ, देश के साथ, सबके साथ खिलवाड़ किया गया, उसके विरोध में आज हमारा जो है सत्याग्रह चल रहा है। और हम मांग करते हैं राष्ट्रपति महोदय से कि ये सरकार जो है ऐसे कारनामे कर रही है जिससे इस देश को आगे के लिए खतरा पैदा होगा। ऐसी सरकार को बर्खास्त करके यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और ये योजना जो है वापस होगी। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजेंद्र यादव के नेतृत्व में मुरादनगर महानगर अध्यक्ष लोकेश चौधरी ने शहर विधानसभा व अन्य विधानसभाओं में कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया। अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी राष्ट्रपति के नाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गर्मियों में आग लगने की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। सोमवार तड़के सुबह मसूरी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक फैक्ट्री में आग लग गई। इस दौरान जहां करोड़ों का नुकसान हुआ, वहीं एक दमकल कर्मी भी घायल हो गया। नवीन अस्पताल द्वारा पंचशील पेबल्स अपार्टमेंट में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों मरीजों को डॉक्टरों द्वारा परामर्श दिया व लोगों की जांच की गई। जो रेट्स यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा थे, उसको 40 to 50% हम लोगों ने ऑलरेडी स्लैश डाउन कर दिया है। आज का ये कैंप सांकेतिक है। 50, 60, 100 लोग जितने भी आएंगे यहाँ हम सेवा करेंगे। 1 तारीख से मैं 15 दिन का एक कैंप हॉस्पिटल में शुरू करने जा रहा हूँ, जहाँ पर कि आपकी ओपीडी फ्री होगी। आपको हिंदी भवन में वीएन भातखंडे संगीत महाविद्यालय द्वारा संगीत समारोह व शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कलाकारों ने विभिन्न रागों पर अपनी प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। हिंदी भवन में वीएन भातखंडे संगीत महाविद्यालय द्वारा भातखंडे संगीत समारोह व शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान महाविद्यालय के कलाकारों ने बेहतरीन प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया। सबसे पहले छात्रों ने राग हंसध्वनि पर आधारित सरस्वती वंदना का गायन किया। इसके उपरांत छात्रों ने राग कलावती, अनस अहदम ने राग तोड़ी में विलंबित और दुरुद ख्याल, फरदीन हुसैन ने स्वतंत्र तबला वादन के तहत पेशकार कायदे, टुकड़े रेला, चक्करदार लग्गी प्रस्तुत की। सम्मान समारोह के दौरान 60 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कलाकारों की बेहतरीन प्रस्तुति देखकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो उठे। समारोह के अंत में पंडित हरदीप शर्मा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। दयानंद नगर के लोगों ने जीडीए वीसी से क्षेत्र में अवैध निर्माण किए जाने की शिकायत की है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि बेसमेंट बनने से आसपास के घरों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। महज 400 वर्ग के मकान के नीचे बेसमेंट बनाने का काम दयानंद नगर में किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बेसमेंट के बाद इसके ऊपर अन्य मंजिलें भी बनाई जा रही हैं। इस अवैध निर्माण की शिकायत दयानंद नगर सी ब्लॉक के स्थानीय लोगों ने जीडीए वीसी और संयुक्त सचिव से की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कॉलोनी में ही एक प्लॉट पर दबंग लोग 400 वर्ग गज के मकान में बेसमेंट बना रहे हैं, जो नियम विरुद्ध है। निर्माण कार्य की सामग्री को भी खुले में डाला गया है, जिससे गंदगी और मच्छर आदि पनप रही हैं। पानी की निकासी क्षेत्र में बंद हो गई है। इसकी वजह से घरों से निकलने वाले पानी नालियों में जमा हो रहा है। इतना ही नहीं, बेसमेंट बनने से आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। लोगों का आरोप है कि यह निर्माण किसी धार्मिक स्थल के लिए हो रहा है, जिससे भविष्य में क्षेत्र में अशांति फैलाने का भय है। इसलिए इस अवैध निर्माण को तत्काल रोका जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सहारनपुर पुलिस ने वर्ष 2020 से 2022 तक थाने पर पड़े 88 वाहनों का निस्तारण किया है। इन सभी वाहनों की नीलामी की गई। एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि नीलामी के दौरान सर्वाधिक 15 लाख रुपए की बोली लगी। देखिए, श्रावण मास में जो कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, उसके लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसको लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समन्वय विभागों की समन्वय बैठक भी हो चुकी है, जिसमें जो कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले जितने भी व्यवधान हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड समस्या हैं या सड़क से रिलेटेड समस्या हैं, उनको लेकर मीटिंग हो चुकी है, जिनको पहले ही सॉल्व कर दिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस के द्वारा जो डिप्लॉयमेंट प्लान होता है, ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान होता है, वो हम लोगों ने फाइनलाइज कर लिया है। इस बार नए बाईपास के बने जाने से हम लोगों को सहूलियत होगी कि हम लगातार ट्रैफिक को संचालित कर पाएंगे डाइवर्जन के माध्यम से, बाईपास से ही। तो इससे रिलेटेड हम लोगों का ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान बन चुका है और विभिन्न राज्यों के साथ जहाँ से कांवड़ यात्री आते हैं, जैसे कि हरियाणा से यमुनानगर साइड से हमारा मुख्य मार्ग पड़ता है, यमुनानगर सरसावा से होते हुए शहर और होते हुए गागलड़ी और फिर काली नदी चौकी होते हुए जो हमारा मुख्य कांवड़ रूट पड़ता है, उस पर हम लोग अंतर राज्य समन्वय गोष्ठियाँ भी कर रहे हैं। आज उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ समन्वय गोष्ठी पूरी तैयारी है। कोई भी प्रॉब्लम जो है कांवड़ यात्रा के दौरान नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।